जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जय स्टडी न्यूज़ पर। पिछले 2-3 दिनों से जो लोग रेगुलर और उसके पहले से भी रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि पिछले कई दिनों से लगातार संपादकीय जो हैं वो आपके जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, समुद्र में जो तापमान बढ़ रहा है उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है हम लोगों को, धरती पे क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इस तरीके के लगातार संपादकीय आ रहे हैं जो आपके GS3 क्लाइमेट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम में क्या बदलाव हो रहा है, इससे जुड़े हुए जो टॉपिक है वहाँ पे आप अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं। उसी से जुड़ा हुआ आज एक और महत्वपूर्ण संपादकीय है और ये है आपकी लिखी हुई तपती धरती और बढ़ती दुश्वारियाँ। यानी इन्होंने बताया है कि जलवायु परिवर्तन के बाद क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। 2024 एक और बेहद गर्म वर्ष रहने की पूरी पूरी संभावना है। अल नीनो के प्रभाव से अभी भी हम लोग बाहर नहीं आए हैं, उसकी वजह से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मेंस के लिए तो है ही, लेकिन जहाँ पर आपको लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको प्री के लिए पढ़ना है तो आपको बिल्कुल ज्योग्राफी में जाके रिवाइज करना है, पढ़ना है। इस बार के जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं आगे, चाहे वो PCS हो, चाहे कुछ लोग UPSC के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे, RO है या BPSC दे रहे होंगे, आप सभी लोगों के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग प्री और मेंस को दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साथ साथ देखते हुए चलेंगे। हर बार की तरह ये जितने भी आप ऑरेंज कलर से हाईलाइट देखते हैं ये फैक्ट होते हैं। फैक्ट आपको पूरे के पूरे संपादकीय के याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो महत्वपूर्ण है वो आपको बता दिया जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। बाकी एक दो फैक्ट आप उठा के अगर अपने एग्ज़ाम के लिए याद कर लेते हैं, रख लेते हैं, तो बहुत है उतना। चलिए अपना स्टार्ट करते हैं संपादकीय। तो शुरुआत इन्होंने किया है कि हर वर्ष गर्मी के नए कीर्तिमान साबित हो रहे हैं। दुनिया के कई हिस्से अभूतपूर्व गर्मी की चपेट में हैं। इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से देश शामिल हैं, जैसे है आपका जापान, केनिया, नाइजेरिया, ब्राज़ील, थाईलैंड। यहाँ पिछले कुछ हफ्तों में अत्यधिक तापमान रहा है, इनकी औसत से ज़्यादा तापमान रहा है। अब यहाँ से हमारी इंपॉर्टेंट लाइन शुरू होती है। इसमें लिखा हुआ है कि औसत 20 डिग्री तापमान वाले देशों में भी 45 डिग्री तक तापमान पहुंच जाना किसी त्रासदी से कम नहीं है। यहाँ तक कि महासागरों का तापमान भी पहले कभी इतना नहीं देखा गया था। अब महासागरों का तापमान अगर बहुत बढ़ेगा तो उससे तीव्र तूफान भी बढ़ेंगे। अगर वर्तमान स्थितियाँ 2023 की मौसम संबंधी चरम स्थितियों की प्रतिध्वनि लगती है तो इसके लिए उनके पीछे कई कारक यथावत बने हुए हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर 2023 की तरह 2024 का वर्ष भी आपको उसी तरीके से गर्म देखने को मिल रहा है तो उसका कारण ये है कि जो कारण 2023 में बने हुए थे, जैसे कि अल नीनो, वही कारण 2024 में भी बना हुआ है। 2023 में अत्यधिक कार्बन का उत्सर्जन हुआ था, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हुआ था। सेम वही दिक्कत आपको 2024 में भी बनी हुई दिख रही है। तो कारक वही है, कारण वही है, तो स्थिति भी वही बनी हुई है, रिजल्ट भी वही मिलेगा आपको। आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, वही है जो अभी हम लोगों ने बात किया कि दुनिया अभी भी अल नीनो की चपेट में है, जो प्रशांत महासागर के तापमान चक्र का गर्म चरण है। तो अब प्री के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अल नीनो। अल नीनो क्या है, कैसे होता है, अगर टाइम मिलेगा तो एग्ज़ाम से कुछ हफ्ते महीने पहले आप लोगों को ज्योग्राफी में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे वीडियो बना दिया जाएगा। लेकिन फिर भी मेरा अभी सुझाव है कि इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद, संपादकीय को पढ़ने के बाद आप जाइए और ज्योग्राफी के कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनको प्री के लिए रिवाइज करिए, जिसमें एक आपका अल नीनो है। अब देखिए ये है एक आंकड़ा, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का, IPCC का जितने भी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है वो आपको याद होना चाहिए। इनके आंकड़े की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट, जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट है इनकी, उसके हिसाब से ये पाया गया है कि दुनिया पिछले आकलन के हिसाब से वर्ष 2023 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म हो सकती है। तो 2030 तक ही, पहले बात हो रही थी कि 2050 तक हम लोग 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ जाएंगे। जैसे औद्योगिक क्रांति का जो समय आया था, युग आया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का 1750 के आसपास में, उसके पहले जो एक तापमान था उससे औसत लिया जाता है कि औसत जो उस समय तापमान था धरती का, उससे इस समय 1.5 डिग्री से ऊपर का तापमान नहीं बढ़ना चाहिए। यही पेरिस क्लाइमेट का जो समझौता हुआ था 2015 में, उसमें भी यही बातें दोहराई गई थी। लेकिन बीच में ऐसा लगने लगा कि 2050 तक हम कहीं ना कहीं वो 1.5 डिग्री का
लिमिट पार कर सकते हैं। लेकिन अब जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी की 6वीं रिपोर्ट आई है, 6th असेसमेंट रिपोर्ट है, उसके हिसाब से ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो लिमिट का आंकड़ा है वो हम लोग 2050 की जगह 2023 में ही पार करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये आंकड़ा आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आगे क्या है, देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है येलो में हर बार की तरह, और ये लाइन आपको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन याद कर लीजिए। आपको ये एग्ज़ाम में लिखना है सीधा सीधा, कभी इंटरव्यू में भी आप पहुँचिए तो वहाँ पर भी आप बोल सकते हैं। आने वाले समय में भारत को न सिर्फ लगातार तेज गर्मी बल्कि अत्यधिक वर्षा और अनिश्चित मानसून के साथ साथ मौसम संबंधी आपदाओं का भी सामना करना पड़ेगा। तो ये भारत के लिए भी बहुत दिक्कत की बात है आने वाले समय में। तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर सीमित करना भारत जैसे देशों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पहले ही चक्रवात की समस्या, तूफान, बाढ़, सूखा और लू आप लोग देख ही रहे हैं इस समय क्या स्थिति चल रही है, तो इसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए भारत जैसे देश के लिए 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में बढ़ोतरी का जो एक लिमिट है उसको सीमित करना बहुत ज़रूरी है। आगे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ध्रुवीय क्षेत्र, जो आप पोलर रीजन है आपका, ध्रुवीय क्षेत्र शेष विश्व की तुलना में 4 गुना तेज़ी से गर्म हो रहा है। और उसका कारण है, जब आप हेडली सेल, फेरल सेल, ये सब आप पढ़ते हैं कि किस तरीके से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है, कैसे वायुमंडल में हवा एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, तो ये सब जब आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो वहाँ से पता चलता है कि सबसे अधिक जो गर्मी खपती है और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन हो रहा है उसकी वजह से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र जो है वो आपके पोल वाले क्षेत्र यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र है। तो वो शेष विश्व की तुलना में 4 गुना तेज़ी से गर्म हो रहा है। पिछले वर्ष प्रकाशित 5वीं राष्ट्रीय जलवायु आकलन रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के कई उत्तर राज्यों में सर्दियां दोगुनी गति से गर्म हो रही हैं। दक्षिण में भूमि की तुलना में अधिक महासागर हैं। अब देखिए दक्षिण में इन्होंने कहा कि दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर में आप देखेंगे तो वहाँ पे ज़मीन से ज़्यादा महासागर हैं। अब महासागर जो है वो गर्मी को अवशोषित करते ही हैं, मतलब एब्जॉर्व तो करते ही हैं, साथ ही साथ तापमान के उतार चढ़ाव के खिलाफ एक बफर के रूप में भी काम करते हैं। अधिक तापमान हो गया तो उसको कहीं ना कहीं एब्जॉर्व कर लिया हीट को, तो एक बैलेंस मेंटेन हो गया धरती पे। कम हीट है, ठंडी है, तो वो थोड़ा सा ज़मीन की तुलना में गर्म रहते हैं, तो वहाँ से आपको ठंड कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में मदद करते हैं, तो इसीलिए बफर का नाम दिया गया है। इसलिए सर्दियाँ आमतौर पर बहुत अधिक ठंडी नहीं होती और गर्मी अक्सर प्रचंड स्तर तक नहीं पहुँचता। मगर पिछले वर्ष से दुनिया के महासागर असामान्य रूप से गर्म हो रहे हैं। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास विश्व के महासागरों का तापमान अभी उच्च स्तर पर बना हुआ है। गर्मी को अवशोषित करने के अलावा महासागर लगभग 30% कार्बन उत्सर्जन को सोख लेते हैं। तो इस दुनिया में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है उसमें से 30% जो कार्बन का उत्सर्जन होता है उसको महासागर सोख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। हो सकता है ये आपको प्री में भी पूछा जा सके, ऐसे फैक्ट्स प्री में भी आते हैं। तो प्री और मेन साथ साथ देखते रहेंगे तो प्री उतना टफ आपको कुछ महीनों के बाद नहीं लगेगा। उच्च तापमान और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का संयोजन पानी के रसायन को बदल रहा है। हाल के महीनों में इससे क्या हो रहा है कि मूंगा चट्टानें, जो कोरल रीफ्स होती हैं समुद्र के अंदर, इस तरह की जो नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जो इसको हम फ्रेजाइल इकोसिस्टम बोलते हैं, उसको खतरा पैदा हो गया है। विश्व की सभी बड़ी पर्वतमालाएं, जैसे आपकी एल्प्स है यूरोप में, एंडीज़ है साउथ अमेरिका में, रॉकीज है, अलास्का है, हिमालय हैं, ये बर्फ़ विहीन होती जा रही हैं। और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि ये पहाड़ें क्यों बर्फ़ विहीन होती जा रही हैं। हमेशा बर्फ़ से ढके रहने वाले ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका 150 से 200 स्क्वायर किलोमीटर बर्फ़ हर वर्ष खो रहे हैं। तो अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में 150 से 200 किलोमीटर का स्क्वायर का एरिया बर्फ़ खो रहा है, तो ये बहुत चिंता की बात है। पृथ्वी के महासागर जीवाश्म ईंधन जलने से यानी कि फॉसिल फ्यूल जलने से गर्म हो रहे हैं और अपने ध्रुवीय छोर पर समुद्री बर्फ खो रहे हैं। अंटार्कटिका समुद्र और आकाश दोनों को प्रभावित करता है।
देखिए इसकी एक साइकिल होती है, बस आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म बहुत मत जानिए कि अंटार्कटिका समुद्र और आकाश दोनों को प्रभावित करता है। कैसे, थोड़ा सा उसके बारे में विवरण दिया गया है कि जैसे जैसे इसके चारों ओर अंटार्कटिका में पानी जमता और पिघलता है, इसके ग्लेशियर समुद्र में पिघलते हैं। यह क्षेत्र समुद्री धाराओं में पोषक तत्वों के प्रवाह को बदलते हैं और दुनिया भर में बादलों और वर्षा को आकार देते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जब बर्फ़ के रूप में आपके पास पानी मौजूद रहेगा तो किसी भी तरीके से वो बादल बनने के लिए भाप का रूप नहीं ले पाएगा, चाहे कितना भी आप तापमान देंगे। पहले तापमान देंगे तो वो पिघलेगा, उसके बाद वो भाप का रूप लेगा और बादल बनेगा। जब वो बर्फ़ ही पिघल जाएगा और पानी आपके सामने देखने को मिलेगा, तब जो गर्मी बर्फ़ को पिघला के पानी बनानी चाहिए थी, अब उतनी ही गर्मी, उससे थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी पानी को भाप बना के बादल बना देगा। इसकी वजह से ये जो संतुलन था कि कितने बादल बन रहे हैं, क्या हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, जैसा कि इसमें बात बताया जा रहा है। शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर अंटार्कटिका की सारी बर्फ़ पिघल जाए, ये पॉइंट देखिएगा, तो इससे क्या होगा, इससे दुनिया भर में समुद्र का स्तर 60 मीटर से अधिक बढ़ जाएगा। और चिंता की बात यह है कि समुद्र देखिए 60 मीटर ऐसे बढ़ेगा हाइट में। तो ज़रा सोचिए कि ये तट है, यहाँ पर ये समुद्र है। अब समुद्र जब बढ़ेगा तो वो पानी ऐसे ऐसे आगे की तरफ बढ़ता है। अगर 1 मीटर ऊंचा होगा तो अब समुद्र शायद कहीं यहाँ आके बह रहा होगा। अगर आप इसको 10 मीटर ऊंचा कर देंगे तो समुद्र शायद अब कहीं ऐसे आगे बह रहा होगा। तो देख रहे हैं कि हर हाइट के साथ में वो कितनी अंदर लेंथ में जा रहा है। तो 60 मीटर, अगर पूरा अंटार्कटिका पिघल जाता है तो 60 मीटर उसकी हाइट बढ़ेगी। 60 मीटर का मतलब है लगभग 20 मंजिल के आसपास। तो समझ जाए कि कितने किलोमीटर अंदर वो समुद्र का पानी आ जाएगा। इधर ऊर्जा से संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 2023 में नई ऊंचाई पर पहुंच गया। हमें कहाँ घटाव करना है और यहाँ पर नए आंकड़े बन रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का। अब भी प्रति सेकेंड 1300, ये आंकड़ा आ गया, इसको आपको याद रखना है कि अब भी प्रति सेकेंड 1337 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होने के बावजूद हम इतनी तेजी से उत्सर्जन में कमी नहीं ला पा रहे हैं कि जलवायु संबंधी खतरों को उस स्तर के भीतर रख सकें जिससे हमारी स्वास्थ्य प्रणालियां निपट सकें। फिर एक आंकड़ा है और ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है कि पश्चिमी देश इस समस्या को लेकर कितने उदासीन हैं। यह इस तथ्य से ही पता चल जाता है कि वर्ष 1750 से 2022 के बीच, अब 1750 क्यों है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति वाला एक वर्ष की शुरुआत मानी जाती है, मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं सदी के मध्य को तक। ठीक है, तो उसके पहले का जो तापमान है, एवरेज जो ग्लोबल टेम्परेचर था, वैश्विक तापमान था, उसी को हम इस समय चाहते हैं कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ना बढ़े एवरेज टेम्परेचर। तो 1750 से 2022 के बीच में वायुमंडल में उत्सर्जित 1.5 लाख करोड़ मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 90% हिस्सा यूरोप और उत्तरी अमेरिका का ही है। आज भी एक औसत अमेरिकी हर वर्ष वायुमंडल में 14.5 मीट्रिक टन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, जिसकी तुलना में एक औसत भारतीय का सालाना उत्सर्जन कितना है, 2.9 मीट्रिक टन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। आप यूएस का नहीं भी रख पाते हैं, यूएस का याद रख लेंगे तो एक रेफरेंस देने के लिए, एक एग्जाम्पल देने के लिए, तुलना करने के लिए आपको फ़ायदा हो जाएगा। भारत का याद रखना है कि सालाना उत्सर्जन 2.9 मीट्रिक टन है। लगभग 3 मीट्रिक टन हर इंसान भारत में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक एवरेज निकाला जाता है, चाहे वो बिजली के थ्रू है, बिजली की वजह से है, या मान लीजिए बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, तो एक एवरेज निकाला जाता है। अब यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि गौरतलब है कि विकसित देशों के लिए शुद्ध सकल शून्य लक्ष्य हासिल करना, मतलब नेट जीरो जो टारगेट है कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को लेके हासिल करना, उन पूर्व उपनिवेशों की तुलना में कहीं अधिक आसान है जो कभी अपने औद्योगिक विकास चक्र के बीच में ही हैं। जो अब ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि देखिए अभी बहुत से विकासशील देश जैसे कि भारत है, वो अपने औद्योगिक विकास के अभी चक्र में, अभी वो पूरी तरह से डेवलप तो हुआ नहीं है कि उसके पास इतना पैसा आ गया है कि अब हम जैसे मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट है, कोयला जला के हम, जैसे विद्युत ताप संयंत्र हैं, अब हम कोयले का इस्तेमाल करके बिजली उत्पादन कर रहे हैं। अभी हम इंडस्ट्री का हमारे यहाँ इतना विकास, औद्योगिक विकास नहीं हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि हम सोलर प्लेट ही चारों तरफ लगा दें सस्ते में, या फिर हम
पवन चक्की लगा दें, विंड एनर्जी के लिए यूज़ कर लें, न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ कर लें, जिससे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन काफ़ी कम कर सकें थर्मल पावर प्लांट में न यूज़ करके। तो वही कह रहे हैं कि इस हमसे ज़्यादा आसान इस समय आसानी यूरोपीय देशों को, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल देश हैं, एक डेवलप्ड देश हैं, और यूएस जैसे देश के लिए, कनाडा जैसे देश के लिए बहुत आसान है हमारी तुलना में कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। इसी बात को वो बोल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए 2015 के पेरिस समझौते, जलवायु समझौते को भी अपनाए हुए लगभग एक दशक बीत चुका है। समझौते में सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए देश को 2030 तक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करनी है, जो सदी के मध्य तक शुद्ध शून्य तक पहुंच जाएगी। देखिए 2050 तक शुद्ध शून्य मतलब क्या है कि ये नेट जीरो इमिशन होगा। नेट का मतलब क्या होता है कि देखिए दोनों चीज़ें दोनों तरफ से चल रही हैं, तो काट के कितना बचा। यानी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड तो इमिशन तब भी कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि जीरो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा 2050 में, लेकिन जब आप रिजल्ट देखेंगे कि हम कितना कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में दिए तो वो जीरो होगा, क्योंकि जितना हम दे रहे होंगे उससे बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड हम वायुमंडल से हटा रहे होंगे। तो आपने जो जोड़ा उससे अधिक हटा दिया, तो इसका मतलब है कि आपकी तरफ से फाइनल जब देखा जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित उतना नहीं हुआ। ठीक है, ये होता है नेट जीरो इमिशन। और 2050 तक यानी सदी के मध्य तक 2050 तक हमारा नेट जीरो कार्बन इमिशन रखने का टारगेट है पूरे दुनिया में। आगे लिखा है कि मगर हम विपरीत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, कम होने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। क्यों विपरीत दिशा में बढ़ रहे हैं? क्योंकि 2023 में भी इन्होंने क्या बताया कि सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का रिकॉर्ड बना है। एक और आंकड़ा है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार एक नए विश्लेषण में पाया गया है कि 2023 में ऊर्जा से संबंधित जो उत्सर्जन था उसमें 41 करोड़ मेट्रिक टन की वृद्धि हुई है। मतलब 41 फिर करोड़, फिर आप गुणा करिए 10⁻³ किलो कार्बन डाइऑक्साइड से। इतना कार्बन डाइऑक्साइड अतिरिक्त बढ़ा है, वृद्धि हुई है 2023 में। आगे लिखा है कि बढ़ते ताप के अन्य दुष्प्रभाव भी सामने आ रहे हैं। कैसे सामने आ रहे हैं दुष्प्रभाव? ये आपके सामने आंकड़े हैं। वर्ष 1991 से सन 2000 की तुलना में 2013 से 2022 में 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में गर्मी से संबंधित मौतों में 85% की वृद्धि हुई है, जो तापमान में बदलाव न होने पर अपेक्षित 38% से काफ़ी ज़्यादा है। 38% वृद्धि से भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर तापमान में बदलाव नहीं होता तो हमारी अपेक्षा थी कि 38% के आसपास ज़्यादा मौतें होती है, लेकिन हो कितनी रही हैं? 85% से ज़्यादा मौतें, यानी कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का इतना ज़्यादा असर पड़ रहा है। वर्ष 2022 में चरम मौसम की घटनाओं के परिणाम स्वरूप होने वाले आर्थिक नुकसान का कुल मूल्य 264 अरब डॉलर होने का अनुमान लगाया गया था, जो 2010 से 2014 की तुलना में 23% अधिक है। गर्मी के संपर्क में आने से 2022 में वैश्विक स्तर पर 490 अरब संभावित श्रम घंटों का नुकसान हुआ। तो हर स्तर पे ये बता रहे हैं, चाहे वो मौतें हों, चाहे वो जीडीपी हो, चाहे वो श्रम का नुकसान हो, आप देख सकते हैं कि कितने व्यापक स्तर पे इसका असर पड़ रहा है। ये नुकसान तेजी से आजीविका को प्रभावित करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और उबरने की क्षमता को सीमित कर रहे हैं। तो अब निष्कर्ष की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और निष्कर्ष क्या बोलता है हम ये देखते हैं। यह प्रश्न है, यक्ष प्रश्न यह है कि क्या 2024 शेष वर्ष की तुलना में तापमान की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा? क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है, सबका यही सवाल है कि क्या 2024 एक नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा बढ़ते हुए तापमान का। एनओए ने अनुमान लगाया है कि 22% संभावना है कि 2024 सबसे गर्म वर्ष होगा, और 99% संभावना है कि यह शीर्ष 5 में शुमार होगा। तो यानी कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि 2024 भी एक बेहद गर्म वर्ष होगा। कितना होगा ये तो साल के अंत में पता चलेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन जिस रफ्तार से हो रही है उसमें अगर कमी नहीं लाई गई तो शायद 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर यानी कि औसतन वैश्विक तापमान से भी ज़्यादा तापमान बढ़ने का खतरा रहेगा। हो सकता है 1.5 नहीं 2 डिग्री तक वो बढ़ जाए, और 2 डिग्री फिर बहुत विनाशकारी है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए,
ये जो संपादकीय है ये आपकी जीएस3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्री के लिए, वो है आपका अल नीनो को जानना, वो है आपका कोरल रीफ को जानना। ये सब चीज़ें हैं, बस आप देख लीजिए। ओशियंस का जो करंट है, समुद्र में जो करंट हम पढ़ते हैं, बेंगुला करंट, ओएशियो करंट, कुरोशियो करंट, अगुलास करंट, कैनरीज करंट, ये सब लैब्राडोर करंट, ये सब आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। एक बार इसको देख लीजिएगा, क्योंकि समुद्र के तापमान पे भी बात हो गया है, एक अच्छा लेख आ गया इस पर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मॉडर्न हिस्ट्री को लेके अभी कुछ दिनों तक आप लोगों के लिए घटना चक्र का वीडियो जारी रहेगा, जिसमें प्रॉपर तरीके से ये बताया जाएगा कि किस तरीके से पढ़ेंगे आप। अगर आप उस तरीके से फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे कम समय में काफ़ी कुछ बेहतरीन तरीके से, असरदार तरीके से आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।